Good evening everyone, this is Rajesh Shariyar and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लास्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 5 लेक्चर नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इस लेक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो होगा डिफेक्ट इन सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो इसके बाद हम लोग का 2 वीडियो और आएगा इस चैप्टर से। क्या इसमें तो थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको जैक बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर वो अपलोड होगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 6 में जैक बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग चैप्टर 1, और जो लेक्चर नंबर 7 होगा वो CBSE बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 1 वो अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, इस लेक्चर में हमें देखना है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्शन? परफेक्शन का मतलब होता है सब कुछ ठीक ठाक है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट खामी नहीं है। इम्परफेक्शन का मतलब होता है डिफेक्ट, ठीक है। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स को ही हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। सर पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट क्या होता है, हमें समझाइए। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इस तरीके से क्रिस्टल लेटिस बनाया था, ठीक है, इस तरीके से। अब होता क्या था, हम लोगों को पता था कि सारे ये जो लेटिस पॉइंट होते थे उसमें एटम होता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन मान लो कि एक जो लेटिस साइड वो खाली रह गया, ठीक है, माइनस के बाद प्लस या माइनस इस तरीके से। तो ये लेटिस साइड क्या रह गया, खाली रह गया। मतलब इस जो सॉलिड है इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। तो इसी को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वैसा डिफेक्ट जो कि सिर्फ एक लेटिस या 2 लेटिस पॉइंट्स पे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अब लाइन डिफेक्ट किसको बोलते हैं, फिर से वैसा ही हम लोग एक पिक्चर बनाएंगे। तो लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि मान लो फिर से हमने क्या किया, एक ऐसा ही सॉलिड बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐड होगा। तो हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। अब आप देखो, मान लो कि इस पूरा लाइन में ही कोई एटम नहीं है, ठीक है। यहाँ से शुरू है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर है प्लस एटम, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। प्लस मतलब कैटायन, माइनस मतलब एनायन। तो आपको क्या दिख रहा है कि इस पूरा लाइन में ही एटम नहीं है, मतलब जो डिफेक्ट है वो पूरे लाइन में ही है। इस प्रकार के डिफेक्ट को लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो डिफेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, अगर किसी एक लेटिस पॉइंट या 2-3 लेटिस पॉइंट में, लेकिन पूरे लाइन में नहीं, अलग अलग जगह पर डिफेक्ट आए, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर अगर डिफेक्ट आए दैट इज नोन टू बी पॉइंट डिफेक्ट। बट पूरे अगर लाइन में डिफेक्ट आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो जो हम लोग को CBSE क्लास 12 या जैक बोर्ड क्लास 12 में पढ़ना है वो है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को हम लोग जा करके ग्रेजुएशन, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स करोगे ना ग्रेजुएशन से, तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं टाइप पॉइंट डिफेक्ट का। तो पॉइंट डिफेक्ट खुद कितने प्रकार का है, तो पॉइंट डिफेक्ट खुद 3 प्रकार का है। हमने अभी देखा डी मतलब डिफेक्ट, डिफेक्ट 2 प्रकार का, एक होता है P फॉर पॉइंट और एक होता है L फॉर लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट खुद 3 प्रकार का है, कौन कौन सा? पहला है स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा है नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट किसको है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको बोलते हैं, नॉन स्टिचोमेट्रिक किसको बोलते हैं। देखो सिंपल सा, आज तक हमने जितना भी कंपाउंड देखा है, मान लो मैं लिख रहा हूँ Fe2O3, तो ये एक फॉर्मूला हुआ कंपाउंड का। तो वैसा कंपाउंड का फॉर्मूला जिसमें जो एटम्स है वो हमेशा होल नंबर में रहते हैं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या में रहते हैं, डेसिमल उसिमल में नहीं रहेगा। जैसे Fe2 है, O3 है, फॉर एग्जाम्पल Na2O है, तो ये सारे स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ZNO है, तो ये स्टिचोमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर Fe2O3 की जगह हम लिख दें Fe0.93O1, तो ये क्या होल नंबर है, नहीं, तो ये नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा कंपाउंड जिसमें स्टिचोमेट्री का मतलब ये जो फॉर्मूला वो होल नंबर पे नहीं है उसको नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। और वैसा डिफेक्ट जिसके कारण उसके फॉर्मूला में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर से समझाते हैं। मान लो अगर मैंने लिख दिया ZNO, ठीक है, तो इसमें अगर जो भी डिफेक्ट है आपको दिख रहा है कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इस प्रकार का सॉलिड में जो डिफेक्ट होगा उसको हम लोग स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिख रहे हैं ZN 1.03O1,
तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब ही यही होता है कि जो फॉर्मूला बनता है फाइनल फार्मूला, उसमें ए और बी जो कंपाउंड्स होते हैं वो होल नंबर में ना रह करके फ्रैक्शन में या पॉइंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलेंगे? दीज आर दोज डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। वैसा खराबी, वैसा डिफेक्ट सॉलिड में जिसके कारण कंपाउंड का स्टोइचियोमेट्री में कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता। स्टोइचियोमेट्री मतलब कंपाउंड का स्टोइचियोमेट्री में कोई अंतर नहीं आता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, मतलब उसके फॉर्मूला में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, वैसा प्रकार का डिफेक्ट को स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। थर्ड वाला देखो, वैसा डिफेक्ट जो कि डिस्टर्ब कर देता है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड को, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ZNO और NiO, इसमें आपको 1 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 1 दिख रहा है, तो ये स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ। यहाँ पर एग्जांपल में देखो Zn का 1.0033 और O1 है, तो ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ। Ni 0.999, ये पॉइंट वाला आ गया, ये भी आपको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको बोलते हैं? इम्प्योरिटी का मतलब होता है अशुद्धता। अशुद्ध कोई भी चीज़ कब होता है? जब किसी चीज़ में किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं, किसी विदेशी मटेरियल को क्या कर देते हैं? ऐड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा नॉर्मल गंगा जल का पानी है, उसमें हम कुछ फालतू चीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है, मान लो दूषित पानी या कुछ दूसरा पानी, तो फॉरेन मटेरियल हो गया ना, उसको ऐड कर देंगे, तो दैट प्रकार का डिफेक्ट इज नॉन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एडिशन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर प्योर में डाल दो तो वो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो टेबुलर चार्ट ऑफ डिफेक्ट, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने समझाने के लिए अच्छी तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के डिफेक्ट, तो उसको टेबुलर वे में डिफेक्ट 2 प्रकार के, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट किस कौन सा डिफेक्ट को बोलते हैं? दैट डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वैसा प्रकार का डिफेक्ट, वैसा प्रकार का खराबी सॉलिड में जिसके कारण फॉर्मूला में कोई भी डिस्टर्बेंस, परेशानी नहीं आती है, दैट इज नोन टू बी स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और वैसा डिफेक्ट जिसके कारण फॉर्मूला में ही डिस्टर्बेंस आ जाएगा, जैसे Fe 0.96O हो गया, ठीक है, FeO के जगह, NiO के जगह Ni 1.5O हो गया, ठीक है। तो ऐसा प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो खुद 3 प्रकार का होता है, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है 4 प्रकार का, सॉरी। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट खुद 4 में डिवाइडेड है और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक 2 में डिवाइडेड है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मतलब मेटल इसमें ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, इसमें मेटल कम हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ये स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोर्ड्स में तभी आता है जब पेपर थोड़ा सा टफ बनना रहता है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक है वैकेंसी डिफेक्ट, एक है इंटरस्टिशियल, एक है फ्रैंकल और एक है शॉर्टकी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सभी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है 4 प्रकार के, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल और शॉर्टकी, चारों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। नाम सुन करके ही पता चल रहा है डिफेक्ट मतलब खराबी, वैकेंसी मतलब खाली। तो होता क्या है, कोई भी लैटिस साइट में अगर कुछ एटम्स खाली हो जाए, वैकेंट हो जाए, तो उस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ पर प्लस मतलब कैटायन है, तो यहाँ एनायन रहना चाहिए, लेकिन ये खाली हो गया वैकेंट। यहाँ पर कैटायन है, एनायन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, मतलब सब जगह है, लेकिन इस जगह पे क्या हो गया? वैकेंसी हो गया, जो एनायन है वो बाहर चला गया है, ठीक है। तो वैसा प्रकार का डिफेक्ट जिसमें कुछ लैटिस पॉइंट एम्प्टी हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, उस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये वाला एटम कहाँ हो गया? खाली होकर के बाहर चला गया। तो अब इस लैटिस को देखो तो इसकी भीड़ कम हो गई ना। पहले कितने थे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एटम्स थे। अब कितने एटम हो गए? अब 11 एटम हो गए, एक बाहर चला गया। इससे क्या पता चलता है कि डेंसिटी कम हो गया। डेंसिटी मतलब भीड़ कम हो गया, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट के कारण बच्चों याद रखेंगे, CBSE वाले स्पेशली आपसे पूछा गया है, ये शायद 2013 या 14, हमको याद है नहीं एग्जैक्टली, बट 13 या 14 में CBSE दिल्ली का पेपर जो हुआ था उसमें पूछा गया था 12th का, दैट विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, ऑप्शन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी,
तो जाहिर सी बात है उसमें एक वैकेंसी डिफेक्ट दिया हुआ था, तो वैकेंसी डिफेक्ट कोई भी चीज़ खाली हो जाएगा तो उसका डेंसिटी ऑफ कोर्स कम होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बच्चों जब मैंने क्लासरूम वाले आपको क्लासेस में भी बताया था, ऑफलाइन बैच में भी आपको बताया था, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बीच का जगह, ठीक है। हाँ, क्या होता है, बीच का जगह। तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये सब बीच का जगह है ना। तो जब एटम बाहर ना जा करके बीच में कहीं आ जाए तो वैसा प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस वाले में क्या हुआ है कि एक एटम जो है वो क्या हो गया, जैसे ये जो एटम था बीच वाला, ये जो एनायन था ये वाला अंदर आ गया। कहाँ गया, अंदर, मतलब एक इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया, इंटरस्टिशियल जगह पर आ गया। इसको बनाओगे कैसे, बड़ा आसान है बनाना। आप क्या करोगे, एक सबसे पहले नॉर्मल बना लेना 3x3 का, जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं ना, तो ऐसे आप नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस इस तरीके से बना लेना। उसमें हर एक क्रिस्टल लैटिस में क्या ऐड करना पड़ता है, आपको एटम ऐड करना पड़ता है। चलो ग्रीन कलर से एटम ऐड करते हैं। तो शुरू में मान लेते हैं माइनस है, तो सेकेंड वाले में प्लस होगा, फिर माइनस है, ठीक है, फिर प्लस होगा, फिर माइनस है, फिर प्लस होगा, फिर माइनस है, फिर प्लस होगा, फिर माइनस है। तो ये तो नॉर्मल हुआ। अब नया एक बना करके आपको दिखाते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये तो इसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, सारे एटम्स भरे पड़े हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया लैटिस बना रहे हैं, ठीक है, वो भी 3x3 का। उसमें हम लोग दिखाएंगे कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एटम्स ग्रीन कलर से भर रहे हैं। यहाँ माइनस था ना, चलो है, यहाँ प्लस था, ठीक है, यहाँ माइनस था, चलो है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस। यहाँ जो माइनस था हम ये वाला जो माइनस है यहाँ पर ना लिख करके हम लिख दे रहे हैं कि ये जो माइनस वाला ये बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ जो माइनस वाला एटम था ये वाला उठ करके कहाँ आ गया, ये बीच में आ गया, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल लैटिस पॉइंट से उठ करके ये इंटरस्टिशियल जगह में आ गया। इसी प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। या ये वाला मान लो उठ करके यहाँ आ जाए माइनस, या यहाँ माइनस होता है, ये वाला उठ करके कोई भी एक या दो उठ करके अपना नॉर्मल लैटिस पॉइंट से अगर इंटरस्टिशियल यानी अंदर वाली जगह में आ जाए तो उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, जो कि आपको इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है एरो से कि ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से क्या होता है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स ऑक्यूपाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो हाँ वही बोल रहा, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, मतलब जब भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्यूपाई मतलब आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, इंटरस्टिशियल जगह में आ जाता है, तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज मत करना, इसको काट दो, टाइपिंग एरर जिसने लिखा है उसने कर दिया। तो दिस डिफेक्ट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, इससे ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। तो दिस डिफेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। सर कैसे, डेंसिटी तो इसमें बढ़ना चाहिए, अरे नहीं बढ़ेगा, क्यों, देखो इसमें क्या था, इसमें 12 एटम्स था, एक बाहर भाग गया, 11 एटम्स हो गया। इसमें बाहर एटम था, एक बाहर कहाँ भागा, अंदर ही तो आ गया है। तो पहले भी 12 था और अभी भी कितना है, 12 ही है, तो डेंसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना नोट्स में, दिस डिफेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आता है। अब आते हैं हम लोग, देखो जो स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट था वो कितने प्रकार का था, 4, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में एक लैटिस पॉइंट या 2 लैटिस पॉइंट खाली हो जाता था। इंटरस्टिशियल में लैटिस पॉइंट से आ करके वो इंटरस्टिशियल जगह में आ जाता था, उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। अब बचा 2, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका डिफरेंस और इसका दोनों का एग्जाम्पल बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड्स के लिए, ठीक है, फॉर बोथ जैक एंड CBSE। आपको डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट और किस में फ्रैंकल डिफेक्ट आता है, फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या हो जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट से क्या हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले क्या है, डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। हाँ, तो ये दोनों प्रकार का डिफेक्ट को देखने से पहले आपको ये हमेशा बता देता हूँ, जो कैटायन होता है प्लस वो हमेशा छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, और जो एनायन होता है उसका साइज बड़ा होता है। ये आप लोग क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। अभी के लिए ये जान लीजिए कि कैटायन का साइज स्मॉल होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट किसको बोलते हैं, दैट डिफेक्ट इन विच द स्मॉलर आयन मतलब कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट।
वैसा प्रकार का डिफेक्ट जिसमें जो प्लस वाला एटम है वो अपना नॉर्मल जो लेटिस पॉइंट था उसको छोड़ करके अंदर कोई इंटरस्टिशियल जगह में आ जाता है, उस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अर्थात मतलब क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ जो नॉर्मल कोई एटम बना लो, सेम चीज़, बार बार पिक्चर बनाने में मेहनत लग रहा है, इसी में बता दे रहा हूँ। मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है, चलो बता ही देते हैं। यहाँ पर ये क्या किया हमने, बना लिया एटम्स 3x3 का, ये रहा 3 अच्छा एक पिक्चर मैंने बनाया ही होगा, दिखाई देता है, हाँ ये देखो आपको मैंने दिखाता हूँ। नॉर्मल क्रिस्टल, ये क्या है, नॉर्मल क्रिस्टल है। नॉर्मल क्रिस्टल का मतलब प्लस माइनस प्लस प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस पूरे तरीके से भरा हुआ है, कोई भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, इसको हम लोग नॉर्मल क्रिस्टल लेटिस बोल रहे हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो प्लस चार्ज है वो अपना नॉर्मल वाला जो जगह है, देखो प्लस चार्ज यहाँ है, प्लस चार्ज यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये सब यहाँ ना रह करके कोई भी एक या कोई भी दो अंदर आ जाएगा, इंटरस्टिशियल जगह में आ जाएगा, ठीक है। उस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट का ये आपका पिक्चर, ये नॉर्मल क्रिस्टल लेटिस, आपको एग्जाम में पिक्चर भी बनाना है, पिक्चर बनाने से फुल आउट ऑफ फुल मिलता है, ठीक है। तो ये प्लस था, ये प्लस आकर के इंटरस्टिशियल जगह में आ गया, इस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अब सोचो बच्चों, क्या इससे डेंसिटी में कोई चेंज आएगा? 2 मिनट सोचो, 2 मिनट क्या 2 सेकंड के लिए सोचो कि क्या इस डिफेक्ट से डेंसिटी में बदलाव आएगा, बढ़ेगा या घटेगा? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि पहले भी 12 एटम था, ठीक है, सॉरी पहले 9 एटम था, 3 3 6 3 9, अभी भी 9 ही एटम है। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं गया, अंदर ही कोना में जा करके चला गया, ठीक है। उस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो दैट डिफेक्ट जिसमें जो पॉजिटिव आयन है इज डिसलोकेटेड, मतलब हट जाता है फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, कहाँ चला जाता है, टू एन इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, उस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इस प्रकार का डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। डिसलोकेशन मतलब होता है हट जाना, या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्यों? क्योंकि जो एटम है वो हट करके कहाँ आ रहा, अंदर वाली जगह में आ रहा, दैट इज इंटरस्टिशियल में आ रहा, ठीक है। और ये जो डिफेक्ट है वो कौन दिखलाता है, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक कंपाउंड वेयर देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ध्यान देना, ये वो आयनिक कंपाउंड के द्वारा दिखाए जाते हैं ये डिफेक्ट जिसमें कैटायन बहुत छोटा होता है और एनायन बहुत बड़ा होता है। मतलब कैटायन और एनायन के बीच में साइज का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो वो उस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, या वो जो कंपाउंड है वो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाएगा। ध्यान रखना, वैसा डिफेक्ट जिसमें जो प्लस चार्ज है वो इंटरस्टिशियल जगह में आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ शॉर्ट की डिफेक्ट लिख रखा है, या फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, ठीक है। दैट डिफेक्ट इन विच द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। इससे कोई भी डेंसिटी में चेंज नहीं आता है, इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। और ये डिफेक्ट वो आयनिक कंपाउंड शो करता है जिसका दोनों के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में साइज लगभग सेम है तो उस प्रकार का जो उसमें अगर कोई डिफेक्ट आया तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। मतलब वैसा आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन का साइज लगभग सेम है उसमें जो डिफेक्ट आएगा उसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। लेकिन जिसमें कैटायन और एनायन के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है उस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है जिंक सल्फाइड, है ना, जिंक सल्फाइड। तो जिंक जो है वो काफ़ी छोटा होता है, सल्फर काफ़ी साइज बड़ा होता है। AgCl, AgBr और AgI, ये सारे जो कंपाउंड्स है ये क्या शो करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। सर हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, देखो पहले ही बता दिए जो चीज़ रेड में हाईलाइट किया गया दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द बोर्ड्स, आइदर इट इज़ CBSE और आइदर इट इज़ झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो देखो ZNS, AgCl, AgBr और AgI, ये 4 कंपाउंड जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। आपको AgBr तो याद ही रखना, सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में, दैट सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है, सिल्वर ब्रोमाइड इज दैट कंपाउंड विच शोज बोथ फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। क्वेश्चन ऐसे आता है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है, तो सिल्वर
ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड इज दैट कंपाउंड विच शोज बोथ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। और इसके एग्जांपल में ZNS आप एक याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ZNS किस प्रकार का डिफेक्ट शो करता है। तो जिंक सल्फाइड जो है वो कैसा शो करेगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के लिए, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड दोनों शो करेगा, फ्रेंकल भी और शॉर्टकी भी, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। आप सिल्वर को पकड़ लो यहाँ पर, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। ये सिल्वर जहाँ भी आ गया वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक को छोड़ करके सिल्वर ब्रोमाइड के लिए, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है। तो सर फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या था कि जो कैटायन पॉजिटिव चार्ज है वो उठ करके अंदर वाला जगह दैट इज इंटरस्टिशियल में आ जाता था। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, दैट डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। बड़ा आसान है, वैसा प्रकार का डिफेक्ट जिसमें जितना पॉजिटिव नंबर ऑफ एटम भाग रहा है, खाली हो रहा है, उतना ही नेगेटिव नंबर ऑफ एटम भी खाली हो जाए, ठीक है। तो वैसा प्रकार का डिफेक्ट जिसमें जितना कैटायन खाली हुआ उतना ही एनायन भी वैकेंट हो जाए, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी सेम हो जाए, वैसे डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। अब देखो यहाँ पर इंटरस्टिशियल में नहीं जा रहा है, यहाँ पर खाली ही हो जा रहा है, तो जाहिर से बात है खाली हो जा रहा है वैकेंसी में। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था, आपको डेंसिटी डिक्रीज होता था, तो इसमें कोई भी डेंसिटी में चेंज नहीं आता, लेकिन इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। इस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन बोलते थे ना फ्रेंकल को, क्योंकि वो डिसलोकेट हो जा रहा है, हट के अंदर आ जा रहा है, या इंटरस्टिशियल बोलते थे। यहाँ पर वैकेंसी हो रहा है, इसलिए इस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। ये वैसे आयनिक कंपाउंड शो करते थे जिसमें कैटायन और एनायन का साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। ये वैसे आयनिक कंपाउंड के द्वारा शो किया जाएगा जिसका कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो। एग्जाम्पल क्या है, Na का Cl, K का Cl, Cs का Cl, Ag का Br। अब सर इसको कैसे याद रखो, देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में Ag हमेशा रहेगा ही रहेगा, Ag का तुम Br से बना लो, Ag का तुम Cl से बना लो, Ag का तुम I से बना लो, मतलब AgBr, AgCl और AgI, माने सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड, ये फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेगा। सर शॉर्टकी डिफेक्ट को कैसे याद करेंगे, कुछ इस तरीके से ही बता दीजिए। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए आपको क्लोरीन याद रखना है। क्या रखना है, क्लोरीन। क्लोरीन आपको क्या पता है ना कि वो क्या एनायन है। क्लोरीन को तुम चाहे Na से करवा दो, फर्स्ट ग्रुप का किसी से भी करवा दो, चाहे तुम सोडियम से करवा दो, चाहे तुम पोटाशियम से करवा दो, चाहे तुम सीजियम से करवा दो। तो Na का Cl, K का Cl मतलब पोटाशियम का Cl और Cs का Cl मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ठीक है। और AgBr तो दोनों शो करता ही करता है। तो आई होप आप लोगों को फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि उसमें वैकेंसी नहीं होता, बस अंदर आ जाता है। इसमें डेंसिटी बढ़ जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट वो कंपाउंड शो करता है जिसमें कैटायन और एनायन के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट वो कंपाउंड शो करता है जिसमें कैटायन और एनायन का साइज एकदम सेम होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट में वैकेंसी हो जाता है एटम्स का, लेकिन वो फ्रेंकल डिफेक्ट में वैकेंसी नहीं होता। फ्रेंकल डिफेक्ट में बस वो इंटरस्टिशियल जगह पे आ जाता है, डिसलोकेट हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है। शॉर्टकी डिफेक्ट में वैकेंसी हो जाता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, मतलब जितना कैटायन उतना ही एनायन। तो इसका पिक्चर देखते हैं। ये आपका नॉर्मल लैटिस साइड था ना, क्रिस्टल लैटिस। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, देखो एक अगर कैटायन हटा तो एक एनायन, अगर 2 प्लस हटेगा तो आपको 2 माइनस हटाना पड़ेगा, अगर 3 प्लस हटेगा तो आपको 3 माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसमें एक हमने कैटायन हटा दिया और एक एनायन हटा दिया, तो ठीक है। अब कितने कैटायन बचे, प्लस कितने बचे हैं, 1 2 3, और माइनस कितने बचे हैं, माइनस बचे हैं 1 2 और 3। तो पहले 4 4 थे, अब 3 3 हो गए, है ना। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जब मिसिंग होता है तो उस प्रकार का कंपाउंड को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। क्लियरली डेंसिटी कम हो रहा है, क्योंकि पहले कितने थे, पहले 9 एटम्स थे, 3 3 6 3 9, अब 7 एटम्स हो गए, तो इसका डेंसिटी डिक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको बोलते हैं, बोर्ड्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना जैक के लिए ना CBSE के लिए, बस समझ लो। वैसा डिफेक्ट जिसमें कोई भी फॉरेन मटेरियल डाल देते हैं। फॉरेन मटेरियल डालने का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कोई NaCl का कंपाउंड था इस बीकर में, NaCl का कंपाउंड में हम लोग क्या कर दिए, स्ट्रोंशियम डाल दिए, स्ट्रोंशियम SR को बोलते हैं, वो डाल दिए, ठीक है। तो ऐसा प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग सर क्या बोलेंगे, ऐसा प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सर इससे होता क्या, देखो समझाते हैं।
NaCl था तो NaCl का एक पिक्चर बना लेते हैं पहले नॉर्मल सा। ये रहा हमारा NaCl, ठीक है। एटम्स भर देते हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अंदर ही बनाना चाह रहा था, बस बाहर दिखाने के लिए कर दिया। अब क्या हुआ देखो, प्लस मतलब Na प्लस है और माइनस का मतलब Cl माइनस है। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ आप समझ लीजिए Na प्लस है, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ Cl माइनस है, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड कर दे कोई ऐसा कंपाउंड जिसका चार्ज 2 प्लस है, क्या चार्ज है 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब क्या हुआ, देखो Na प्लस का मतलब क्या हुआ कि एक Na जो है एक Cl को संभाल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर Sr2 प्लस आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक Sr2 प्लस 2 Cl माइनस को संभाल लेगा, क्योंकि एक Cl का माइनस चार्ज है तो 2 Cl का माइनस 2 चार्ज है। और यहाँ पर Sr2 प्लस का मतलब क्या हुआ, अरे Sr क्यों, Mg2 प्लस ही ले लो, हटाओ कोई भी 2 प्लस वाला, कैल्शियम 2 प्लस ही ले लो, इसका कैपेसिटी ज़्यादा है ना, ये 2 Cl माइनस को संभाल सकता है, ठीक है। तो अगर हम उसका डोपिंग कर दे, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा। इसके लिए आपको बनाना होगा ऐसा पिक्चर, वो तो नॉर्मल मैंने समझा दिया। अब देखो जो पिक्चर बना रहे हैं वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए। इस तरीके से एटम था, ठीक है। तो Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बना। हम इस पे ऐड क्या कर दे रहे, Sr2 प्लस। Sr2 प्लस का मतलब हमको पहले 2 प्लस का साइन हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ प्लस था ना, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक ये प्लस को हटा दे रहे हैं और एक ये प्लस को हटा दे। 2 Na प्लस को हटाए तो 2 Na प्लस को हटाएंगे मतलब 2 प्लस चार्ज कम हुआ। अगर हम Sr2 प्लस को डाल दें, क्या डाल दें, Sr2 प्लस को, यहाँ पर हमने डाल दिया Sr2 प्लस को, तो 2 प्लस को हटा, 2 Na प्लस को हटाया था तो 2 प्लस चार्ज कम हुआ था, लेकिन सिर्फ एक Sr को डालने से 2 प्लस चार्ज का कमी पूरा हो गया। तो ये तो जगह खाली ही, ये जो लेटेस्ट पॉइंट वो एम्प्टी ही रह जाएगा। तो इस प्रकार का डिफेक्ट को हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। आपको बस याद यही रखना है कि जब भी हम लोग NaCl में लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 को हीट करते हैं तो जिस प्रकार का डिफेक्ट आता है उसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। सर ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि हर एक Sr2 प्लस जो है वो 2 Na प्लस को रिप्लेस करेगा, मतलब हर एक में एक एक जो जगह है वो क्या हो जाएगा, खाली पड़ जाएगा। दैट इज़ नोन टू बी इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, जो टोटल डिफेक्ट था हमने स्टेचोमेट्रिक तो पूरा कर लिया। वैकेंसी में वैकेंसी हो जाता था, इंटरस्टिशियल में अंदर आ जाता था। फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो वैकेंसी डिफेक्ट ही होता है एक प्रकार का, सॉरी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही होता है, अंदर आ जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट एक प्रकार का वैकेंसी होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने देख ही लिया। अब नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो आते हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट पर। तो ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, देखते हैं। देखो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, नाम से ही क्लियर दिख रहा, मेटल जो है वो एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस मतलब मेटल क्या हो जाएगा, ज़्यादा, मेटल हो जाएगा ज़्यादा। मेटल ज़्यादा दो तरीके से हो सकता है, या तो मेटल मतलब पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव ही ज़्यादा हो जाए या नेगेटिव कम हो जाए, ठीक है। अब जाहिर से बात है, मान लो एक लड़का है चुन्नू, ठीक है। आज से क्लास 12th में 2 लड़का नाम याद रख लो, एक लड़का है चुन्नू और एक लड़का है मुन्नू, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम लगभग 50 बार लेंगे पूरा क्लास 12th का केमिस्ट्री लेक्चर को कंप्लीट करने में। तो चुन्नू और मुन्नू में कंपटीशन हो रहा है। चुन्नू जो है वो है प्लस चार्ज, मुन्नू जो है वो है माइनस चार्ज। तो चुन्नू ज़्यादा नंबर कब लाएगा, या तो चुन्नू ही ज़्यादा ले आए, मतलब प्लस चार्ज वाला ही परसेंटेज ज़्यादा ले आए, या मुन्नू क्या हो जाए कम परसेंटेज ले आए, तब भी चुन्नू क्या हो जाएगा, ज़्यादा नंबर ले आएगा। मतलब मान लो मुन्नू 60% ला रहा, ठीक है, या और अच्छे से समझोगे, मान लो मुन्नू 50% लाया, ठीक है, और मुन्नू ले आया 60%। समझ में आ रही है बात। तो चुन्नू ज़्यादा हो गया मुन्नू से, कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही ज़्यादा हो गया है ना, कैटायन ही ज़्यादा हो गया, तो उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलेंगे। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि चुन्नू 60 ही ला रहा है, लेकिन मुन्नू जो है, या मुन्नू 50, चुन्नू 50 ला रहा है, 50, और मुन्नू जो है इस बार 50 ना ला करके वो 40 ला गया।
तो क्या हो गया इस केस में, ये तो इसके इतना इक्वल हो गया लेकिन ये खुद और नीचे चला गया। मतलब समझो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो प्रकार से हो सकता है, या तो पॉजिटिव ही बढ़ जाए मतलब कैटायन ही इंक्रीज हो जाए, या जो नेगेटिव वाला है वो कम हो जाए। तो नेगेटिव भी कम हो जाएगा तब भी पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, मतलब एनायन की वैकेंसी हो जाए, एनायन की क्या हो जाए, वैकेंसी कम हो जाए, है ना। तो मेटल एक्सेस हो सकता है दो तरीके से, एनायन की वैकेंसी के कारण मतलब नेगेटिव कम होने के कारण, या एक्स्ट्रा कैटायन के कारण मतलब पॉजिटिव ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से ही कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहला ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी का मतलब नेगेटिव ही कम हो जाए। तो व्हेन द क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, द सोडियम एटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, जिसके कारण Cl- क्या हो जाता है, सरफेस में डिफ्यूज जाता है। देखो समझाते हैं ये पूरा ताम झाम को समझाते हैं, ऐसे तो तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं। एनायन का कमी हो रहा है ना, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल लेटिस बनाते हैं 3x3 का। तो ये नॉर्मल लेटिस हमारा बन गया 3x3 का इस तरीके से, ठीक है। इसमें हम लोग नॉर्मल एटम डालते हैं, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब हम लिख दे रहे हैं Na+ है, यहाँ पर NaCl का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और माइनस का मतलब यहाँ पर Cl- है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये NaCl कंपाउंड हुआ ना, मतलब ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, ये पूरा कंपाउंड हो गया NaCl। हम क्या कर रहे हैं, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर सोडियम का वेपर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम का वेपर, सोडियम कैसा होता है, सोडियम Na को बोलते हैं। तो सोडियम को हम लोग हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट। तो जब सोडियम को हीट करेंगे ना तो वो क्या करेगा, Na+ कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2 8 1। हीट करने पे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और ये ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा, बाहर में 8 है ना। तो Na+ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अब समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और यहाँ से सोडियम प्लस आया। तो देखो ये भी तो सोडियम प्लस ही था ना। अब ध्यान दो, कोई भी माइनस वाला चीज़ प्लस वाला चीज़ से अट्रैक्ट होता, तो ये जो माइनस है ये जा करके इससे जा करके अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ वैकेंसी हो जाएगा किसका, माइनस का, मतलब एनायन का, ठीक है। अगर मान लो एक सोडियम नहीं, हम लोग 2 सोडियम ले लेते, सपोज दैट 2 सोडियम, तो ये वाला माइनस भी आपको क्या हो जाता, यहाँ से जाकर, क्योंकि 2 Na बनता ना, इससे जाकर के क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता। तो पूरा तामझाम समझाने का यही मेन मकसद है कि जब भी नॉर्मल NaCl को हम लोग हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में, तो जो नॉर्मल सोडियम है उसको हीट करने से Na+ बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। Na+ मतलब कैटायन बन जाता है। तो जो नॉर्मल लेटिस का एनायन है वो जाकर के इससे अट्रैक्ट होने लगता है, ये वाला इससे जाकर के अट्रैक्ट होने लगेगा। तो एनायन का खाली स्थान हो जाएगा, मतलब वैकेंसी हो जाएगा। एनायन कम हो जाएगा मतलब मेटल एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन बचा, अब जाहिर से बात है ये माइनस कम हो रहा है ना, माइनस हट जा रहा, मतलब एनायन हट जा रहा, तो माइनस का चार्ज का कमी आया ना। तो ये माइनस का चार्ज का कमी कौन पूरा करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया ये भी तो माइनस चार्ज है, ये एनायन के जगह आ जाता है इलेक्ट्रॉन, ये उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। आई होप पिक्चर क्लियर है। अगर पिक्चर क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से बता देंगे, ठीक है। और नहीं है तो चलो एक बार हम फिर से बता देते हैं अच्छी तरीके से, 2 डायग्राम करके बता देते हैं, है ना। देखो अच्छा सा पिक्चर बनाते हैं, मेरा डायग्राम तो उतना अच्छा है नहीं, ड्राइंग, डायग्राम नहीं ड्राइंग, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल लेटिस हुआ हमारा, ठीक है। अब ये नॉर्मल लेटिस हुआ, इसमें एटम हमको भरा हुआ रहता है, NaCl का बना रहे तो Na+Cl-, 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 Na+, हम बगल में इसके जस्ट बगल में सोडियम को हीट कर रहे हैं, किसको हीट कर रहे हैं, सोडियम को। सोडियम को जब हम लोग हीट करते हैं, डेल्टा मतलब हीट, तो ये सोडियम प्लस देगा और प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब ये जो माइनस वाला एटम्स है, कौन सा, माइनस वाला एटम, ये जो माइनस वाला एटम ये जा करके इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये अगर अट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वैकेंसी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस हो गया ड्यू टू एनायन वैकेंसी।
अब एक माइनस चला गया तो हम लोग जानते हैं कि कैटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो माइनस तो कम हो गया, तो माइनस को कंपनसेट करने के लिए, मतलब उसको सेम करने के लिए ये जो माइनस वाला ये जो यहाँ पर आकर के घुस जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घुस गया। तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाता है अंदर में, या तो लेटिस साइड में आ जाएगा या तो अंदर आ जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं एप सेंटर। क्या बोलते हैं? एप सेंटर। एफ फॉर फ्रॉग, मेढक, और सी फॉर सेंटर, याद रखो एप सेंटर कहते हैं। यही एप सेंटर के कारण कोई भी जो कंपाउंड होता है उसमें क्या आता है? कलर आता है। सर कलर कैसे आता है? अरे इलेक्ट्रॉन जब भी आ रहा है अब्जॉर्ब कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर रहा है मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, तो वेव कोई रिलीज करेगा, जो वेव रिलीज करेगा उसी वेवलेंथ का हम लोग को कलर पता चलेगा, ठीक है। तो अब तुमको पहला लाइन समझ में आ जाएगा, जब भी NaCl को हीट करते हैं सोडियम के वेपर में, तो जो सोडियम एटम्स जो है ना, Na+ जो है वो उसको Cl- अट्रैक्ट कर लेता है, या Cl- जो Na+ के पास जाकर के अट्रैक्ट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ, द Cl- एटम डिफ्यूज टू द सर्फेस ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइंड विथ Na टू गिव NaCl। जाहिर से बात है Na+ जो बना था तुम्हारा किससे? हीट करने पे, वो Cl- जो लेटिस साइड था उससे जाकर के क्या हो जाएगा? NaCl फिर एक कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। अब जो मेन लेटिस साइड था वहाँ तो क्या आ गया? वैकेंसी। उस वैकेंसी को पूरा करता था, जो Na का जो इलेक्ट्रॉन था वो आ जाता था, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग एप सेंटर कहते हैं। वही सेकंड पॉइंट बोल रहा है, दिस हैपेंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Na जो है Na+ करता है, ठीक है, और इस Na+ को Cl- जाकर के अट्रैक्ट कर लेता है। अब जो एनायनिक वैकेंसी हुआ था, तो मतलब जहाँ पर नेगेटिव का कमी हुआ था वहाँ पर कौन आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। तो दिस एनायनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो Na का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, Na को जो हमने लिखा था Na+ और E-, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो एनायन का वैकेंसी में चला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एप सेंटर कहते हैं, ठीक है। और यही एप सेंटर के कारण कलर आता है, ये याद रखना, ये CBSE वाले आप याद रखना कि जो कलर आता है वो किसके कारण आता है? एप सेंटर के कारण आता है। तो NaCl में ये जो एप सेंटर होता है NaCl, उसको कौन सा कलर दे देता है? येलो कलर दे देता है। ये ना आपको CBSE में पूछेगा ना आपको जैक बोर्ड में, ये आपको IIT JEE का एडवांस पेपर 2007 में पूछा गया था मैच करने के लिए कि NaCl का कलर कैसा होता है। तो NaCl का कलर येलो होता है। क्यों येलो होता है? किस कारण? तो ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और एप सेंटर बोलते हैं उसको, ठीक है। सेम प्रोसेस के कारण LiCl का कलर पिंक होता है और KCl का कलर वायलेट होता है। ना आपसे CBSE में पूछा जाएगा ना जैक बोर्ड में, लेकिन JEE में पूछा जाएगा। तो जो JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इन तीनों को याद रखिएगा कि NaCl का जो कलर है वो पीला होता है, येलो, ठीक है, और जो LiCl है वो होता है पिंक, और जो KCl है वो होता है वॉयलेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी का हीटिंग ऑफ सोडियम एटम इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, ठीक है। अब बात यह है कि सर आपसे इसमें क्या पूछेगा? देखो NCERT में आपको एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसमें, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसमें कलर किस कारण से आता है? तो कलर आता है एप सेंटर के कारण। एप सेंटर किसको बोलते हैं? एप सेंटर बोलते हैं एनायन का वैकेंसी में जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है अनपेयर्ड, उसको हम लोग एप सेंटर बोलते हैं। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। इसमें क्या था? एनायन ही कमी हो गया था, इसमें कैटायन ही एक्स्ट्रा हो जाएगा। कैटायन कैसे एक्स्ट्रा हो जाएगा? जब जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लूजेज ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। देखो होता क्या है, जो ZnO हमारा होता है जिंक ऑक्साइड, वो नॉर्मली होता है वाइट। नॉर्मली कैसा होता है? वाइट होता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या देगा? Zn2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन को जो है लूज कर जाएगा। ऑक्सीजन को क्या कर जाएगा? लूज कर जाएगा। तो ऑक्सीजन का कमी हो गया, मतलब माइनस वाला कम हो गया, तो कैटायन क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो इसी को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो बस आपको ये याद रखना है कि ZnO जो है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाता है। क्यों दिखाता है? कि जब इसको हीट करते हैं, ये रिएक्शन में रट जाओ, वो Zn2+ देता है प्लस हाफ O2- देता है, और जिसमें ये जो O2- ये लूज कर जाता है, तो बच क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन, है ना। नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? Zn1 + XO। मतलब पहले क्या था? ZnO था।
अब क्या हुआ, ZnO को जब हीट किए तो Zn2 प्लस हाफ O2 माइनस बन गया, ये तो लूज ही हो गया, तो बच क्या गया Zn2 प्लस, एक Zn2 प्लस, पहले Zn एक था, अब यहाँ पर और एक Zn आ गया, तो मान लो अगर x एटम कर रहे तो यहाँ x आ जाएगा, तो Zn कितना हो जाएगा 1 प्लस XO, ठीक है। तो याद रखना कि पहले ZnO था, उसके बाद अगर x Zn का जिंक मतलब x एटम्स ऑफ जिंक को अगर ऐड करेंगे तो 1 तो पहले से था, x यहाँ पर ऐड हो जाएगा, Zn1 प्लस XO हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि मेटल का कमी हो जाएगा, मेटल का क्या हो जाएगा कमी, ठीक है। तो वैसा प्रकार का डिफेक्ट जिसमें मेटल कम रहेगा एज कंपेयर टू आपका एनायन। मेटल कैसा होता है, कैटायन होता है, और नॉन मेटल कैसा होता है, एनायन होता है। तो दोज डिफेक्ट इन विच कंपाउंड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कंपेयर टू द स्टोइचोमेट्रिक प्रोपोर्शन आर नोन एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अर्थात सिंपल भाषा में देखो तो मान लो हम एक फॉर्मूला लिए Na2O, ठीक है, यहाँ पर मेटल कितना है 2 है और नॉन मेटल कितना है 1 है। वैसा प्रकार का डिफेक्ट जिसमें मेटल थोड़ा कम हो जाए, तो 1 से मान लो ये बन गया 1.95 और ये हो गया O। ओरिजिनल फार्मूला में मेटल 2 था, जो डिफेक्ट वाला फार्मूला उसमें मेटल 1.95 है, मतलब ये मेटल का डिफिशियंसी हो गया। तो वैसा डिफेक्ट जिसमें मेटल जो है वो कम अमाउंट में रहता है एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल प्रोपोर्शन, उसी को ओरिजिनल प्रोपोर्शन, ओरिजिनल फार्मूला को स्टोइचोमेट्रिक प्रोपोर्शन कहते हैं, उसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। एग्जाम्पल क्या है जो मैंने लिखा वो भी हो सकता है, या Fe 0.95O, FeO होता है ना फेरस ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर Fe 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, अगर कुछ डिफेक्ट हो गया और ये 1 से कम हो गया, मतलब 0.95 हो गया, ये हो गया, तो ये कम हो गया ना, इसको हम लोग बोल देंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो आपको डिफेक्ट में क्या याद करने की ज़रूरत है, तो ध्यान देना डिफेक्ट में आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट को CBSE वाले बस जैक बोर्ड को तो आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल याद कर लेना है। एप सेंटर पूछ सकता है कि कलर किसके कारण आता है, तो एप सेंटर के कारण कलर आता है। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में व्यू दोगे तो याद रखना, NaCl का कलर येलो होता है, LiCl पिंक होता है, KCl वायलेट होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन का दोनों बोर्ड्स आप लोग सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लो कि Zn जो है Zn2 प्लस हाफ O2 माइनस होता है, इसमें इसको लूज कर जाता है, एक्स्ट्रा कैटायन हो जाता है, ठीक है, उसके कारण ये आपका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में आपको ये याद रखना है, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स जो भी जितने भी होते हैं वो 3 प्रकार में कैटेगराइज किए गए, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर और एक होता है सेमी कंडक्टर। तीनों को बारी बारी देखते हैं। तो जितने भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, दे ही देता है, डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएट करने। तो बचपन वाला फॉर्मूला नहीं लिखना है, चाहे आप जैक बोर्ड में चाहे CBSE में, कि वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, जिससे पास नहीं करता उसको इंसुलेटर बोलते हैं, और जिससे थोड़ा थोड़ा पास करता है उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ये बच्चा वाला डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 12th का स्टैंडर्ड का क्या है definition, those solids which have minimum energy gap between conduction band and valence band is known as conductor। सर क्लास 12th का डेफिनेशन तो बहुत हार्ड है, हाँ जी हार्ड है, समझाते हैं, इजी हो जाएगा। वैसा सॉलिड जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप सबसे कम होता है। सर ये क्या बता रहे हैं आप, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड, देखो ये डायग्राम देखो, ऊपर वाला होता है कंडक्शन बैंड, नीचे वाला होता है वैलेंस बैंड, उसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप। सर कैसे बनाएंगे, देखो कुछ मत करो, एक वाई एक्सिस में लाइन खींच लो, एक एक्स एक्सिस में लाइन खींच लो। वाई एक्सिस में तुम्हारा एनर्जी है, क्या है एनर्जी, जो नीचे वाला लाइन आएगा ऐसा बना लो, इसको बोल दो CB, सॉरी इसको बोल दो VB। VB मतलब वैलेंस बैंड, क्या है V फॉर वैलेंस, B फॉर बैंड, और यहाँ को ऊपर वालों को बोल दो CB यानी कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, और अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी सबसे ज़्यादा है मतलब दूर दूर है तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर, और अगर सेमी कंडक्टर में बीच बीच में रहता है मतलब कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा और इंसुलेटर से कम गैप है ना। देखो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप इसमें इतना है, ठीक है, और कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप इसमें इतना है, और इसमें क्या है
इसमें तो कोई एनर्जी गैप ही नहीं है लगभग, देखो ना कहाँ एनर्जी गैप है। अरे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में यहाँ गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ पर गैप ही नहीं है, मतलब लगभग ज़ीरो है। तो जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप एकदम मिनिमम होता है, लगभग ज़ीरो होता है, वो होता है कंडक्टर। तो ये हो गया कंडक्टर। जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, और जिसमें सबसे ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो वैसा सॉलिड जिसमें मिनिमम एनर्जी गैप होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, और ये तुम लोग दोनों याद ही कर लेना, दोनों बोर्ड्स वाले, कि उनकी कंडक्टिविटी का वैल्यू 10 का पावर 4 से लेकर के 10 का पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका जो कंडक्टिविटी है 10 का पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर के 10 का पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। सर ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी क्या होता है? ये चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में ही पढ़ाएंगे, बस अभी तक के लिए ये याद रख लो कि कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम का इन्वर्स और मीटर का इन्वर्स। ओम मीटर रेजिस्टिविटी होता था ना, उसी का इन्वर्स होता है ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो वैसा सॉलिड जिसका कंडक्टिविटी जो है 10 का पावर 4 से लेकर के 10 का पावर 7 के बीच में आता है उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, सारे मेटल्स एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द मेटल्स आर एग्जाम्पल, और जितने भी पोलर सॉलिड्स है वो भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, किसके? कंडक्टर के। इंसुलेटर किसको बोलेंगे? वैसा सॉलिड जिसमें मैक्सिमम एनर्जी गैप, यहाँ मिनिमम है या मैक्सिमम एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता, और इनका कंडक्टिविटी का वैल्यू 10 का पावर -20 से लेकर के 10 का पावर -10 होता है। इंसुलेटर का एग्जाम्पल नन मेटल्स, सारे नन मेटल्स लिख दोगे, और जितना भी नन पोलर सॉलिड्स थे, नन पोलर सॉलिड्स वो लिख दोगे। ठीक है, और कोवेलेंट सॉलिड्स भी लिख सकते हो, तो 3 एग्जाम्पल आप लिख देना। ठीक है, ध्यान देना जब भी आप क्लास 12th में, चाहे वो कोई भी बोर्ड्स हो, अगर आपसे पूछ दिया कंडक्टर तो आप ये ऐसे ही डेफिनेशन लिखोगे एनर्जी गैप वाला बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। उसके बाद आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख देना प्रेजेंट है कि नहीं, कंडक्टिविटी का वैल्यू, और फिर पिक्चर क्या करना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को बिल्कुल चिपका देना, बोलना इसमें एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है। ये हो गया कंडक्टर। ठीक है, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप देना, ये हो गया सेमी कंडक्टर। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे इंसुलेटर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं? दो सॉलिड जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, मतलब कंडक्टर से कम करंट पास करेगा लेकिन इंसुलेटर से थोड़ा सा ज़्यादा वाला करंट पास करता है, उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और एनर्जी का जो गैप है वो वैल्यू याद कर लेना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जैक में तो एकदम सुत उठ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर जो है सोए और जगे हुए दोनों, लगभग प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन लगाओगे तुम लोग सेट लगाओगे तो 10 साल में 6 से 7 साल मिल जाएगा, और किसी भी साल का गेस्ट पेपर रिलीज हो उसमें एक क्वेश्चन ये डालता है कि द एनर्जी गैप ऑफ सेमी कंडक्टर इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से कर दिया। एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड सेमी कंडक्टर के लिए तुम लोग दोनों याद रख लेना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है दोनों बोर्ड्स के लिए। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर का जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कहे शिवजी सुनो पार्वती, है ना, ट्रिक मैं बताया हुआ हूँ पुराने वीडियोस में है। क फॉर कार्बन, सी फॉर सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम। तो आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम दो याद रख लेना, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, ये सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है। इनका कंडक्टिविटी का वैल्यू 10 का पावर -6 से लेकर के 10 का पावर 4। तुम लोग कंडक्टर एक याद कर लो और एक सेमी कंडक्टर याद कर लो, दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमी कंडक्टर, तीनों का आपको डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वैसा सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और वैसा सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर होता है, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ को मिला करके बना रहे हैं, उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जितने भी ग्रुप 14 एलिमेंट्स है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गए वो इंट्रिंसिक हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक किसको बोलते हैं? वैसा सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग डोपिंग करके बनाते हैं। डोपिंग ये वर्ड बार बार यूज होगा, डोपिंग का मतलब होता है मिक्स करना, मिलाना। अगर हम लोग ग्रुप 14 को ग्रुप 15 के साथ मिक्स कर दे या ग्रुप 14 को ग्रुप 13 के साथ मिक्स कर दे तो दोनों केस में एक सेमीकंडक्टर ही बनता है, और इन प्रकार का सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सट्रिंसिक बोलते हैं या इम्प्योर बोलते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ को मिक्स करके बन रहा है।
तो दो सेमीकंडक्टर विच आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स और ग्रुप 14 एलिमेंट्स विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर नॉन एज एक्सट्रिंसिक। तो आपको क्लियरली पता है, आपको ऑफलाइन बैच में भी बताया गया है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ जैक एंड सीबीएसई। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जानने के लिए तुमको एक चीज देखना पड़ेगा, दो चीज, एक चीज नहीं दो चीज। ग्रुप 14 में बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 13 में बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होगा और ग्रुप 15 में बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे याद रखेंगे सर? अरे कुछ नहीं, लास्ट नंबर याद रखो। 14 का 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 13 का 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 15 का 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ग्रुप 14 को हम लोग डोप कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं ग्रुप 13 के साथ, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होता, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ इलेक्ट्रॉन का है कमी, लिख देते हैं। किसका कमी है? इलेक्ट्रॉन का कमी। अगर हम लोग ग्रुप 14 को ग्रुप 15 के साथ डोप करेंगे तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 5 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव ज़्यादा, तो ये एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव सेमीकंडक्टर होता है, एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी हम लोग ग्रुप 14 को ग्रुप 15 के साथ डोप या मिक्स करेंगे तो एन टाइप बनेगा, क्योंकि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। और जब भी हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट को ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ डोप या मिक्स करेंगे तो जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर दे आर फॉर्म्ड व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट इज मिक्स्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ध्यान दो, इसके बाहर था 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर था 8, 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो गया तो इसके पास लोन पेयर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक जगह 8 जगह होता है ना, 8 डब्बा, 8 वैकेंसी, 8 लेटिस पॉइंट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन इसके पास 7 ही है, मतलब एक में कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा, उसको हम लोग होल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल्स। तो इसमें जो करंट पास करता है वो किसके कारण करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स। और इसमें जो करंट पास करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो किसके कारण होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि यहाँ 9 था, है ना, दैट्स वाई दे आर नेगेटिव इन नेचर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्रुप 14 का बाबू तुम लोग दो ही चीज़ याद रखो, एगो सिलिकॉन और एगो जर्मेनियम। ठीक है, और ग्रुप 13 के लिए आप कैसे याद रखोगे? चलो लिख ही देता हूँ, ग्रुप 14, ग्रुप 13, ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 14 में आप याद कर लो दो चीज़, सिलिकॉन और जर्मेनियम। शिव जी, SI से शिव जी, है ना, चल ही रहा है तुम्हारा सावन, तो शिव जी याद रखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ग्रुप 13 में याद रखो, ना पढ़ो ऐसे सब बेकार, ये तो ट्रिक था पूरा का, हमको इसमें याद रखना, ना पढ़ो। ना पढ़ोगे तो शिव जी नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, ना पढ़ो, ना से नाइट्रोजन और पी से फॉस्फोरस। ग्रुप 15 में कैसे याद रखना है जी? उल्टा बता दिया लग रहा, हाँ उल्टा बता दिया। ग्रुप 14 तो सही था मेरा, शिव जी। ठीक है, ग्रुप 15 के लिए था ना पढ़ो, क्या था? ना पढ़ो। ग्रुप 13 के लिए क्या था? बाल गंगाधर इन तिलक, बाल, बाल, B फॉर बोरोन और AL फॉर एल्युमिनियम, है ना। ग्रुप 13 को याद करने का तरीका होता है बाल, BAL, तो B फॉर बोरोन, AL फॉर एल्युमिनियम। ग्रुप 15 में क्या? ना पढ़ो, तो शिवजी नाराज हो जाएंगे, है ना, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ग्रुप 14 का सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो याद रखना, सिलिकॉन कहीं एक को पकड़ लो, जब सिलिकॉन को अगर नाइट्रोजन के साथ डोप करेंगे तो 14-15 हो गया, तो एन टाइप बनेगा। जब सिलिकॉन को एल्युमिनियम के साथ डोप करेंगे तो 14 को 13 के साथ कर रहे हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, है ना। तो डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ एल्युमिनियम, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी किसके कारण होता है? होल्स के कारण होता है, वही चीज़ रिपीट हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता है आपसे CBSE में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, जैक में 1 साल ही पूछा गया 2006 का पेपर में, CBSE में 2-3 साल पूछा गया है ना रिसेंट ईयर्स में, कि कंडक्टिविटी मतलब अगर कोई सेमी कंडक्टर है, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, चाहे वो प्योर हो, उसको अगर हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट, तो उससे करंट ज़्यादा पास होगा या कम पास होगा? तो आंसर होगा ज़्यादा करंट पास होता है, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। तो याद रखना, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। लेकिन कंडक्टर, अगर कंडक्टर को हीट कर रहे हैं
तो उससे कम पास इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगा, और अगर सेमी कंडक्टर को हीट कर रहे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगा। सर ऐसा क्यों? देखो हम लोग पढ़े थे ना कि ये एक एनर्जी, ये एक एनर्जी, ये इसको हम लोग बोल रहे थे वैलेंस बैंड और इसको बोल रहे थे हम लोग कंडक्शन बैंड, और ये दोनों के बीच में एनर्जी गैप था। जब इसको हम लोग हीट कर रहे हैं मतलब एनर्जी दे रहे हैं ना, तो ये वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब लगभग जीरो हो जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो जब भी सेमी कंडक्टर को हम लोग हीट करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एनर्जी गैप कम हो जाता है। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर तो ये पहले से ही जुड़ा हुआ है, अब इसको हिट कर रहे हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब अब दूरी बन जाएगा, तो उससे उल्टा हो जाएगा, उससे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो रेड कलर से किया हो मतलब इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वाइल द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, पिक्चर भी ध्यान देना, जब भी तुम लोग डिफरेंस बनाओ तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का पिक्चर जरूर बनाओ। तो देखो मैं एक बना दिया हूँ तुम लोग के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का पिक्चर, आप लोग को इसी तरीके से देख देख के पी टाइप बनाना है। कैसे बनाएंगे एन टाइप? इतना बहुत ज़्यादा 3D में मत बनाना, तुमको कॉपी में बनाना, तो क्या करो 3x3 का ले लो मैट्रिक्स, ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। इसको तुम लोग क्या करोगे, जोड़ोगे इस लाइन से। ये लाइन क्या था? अरे बॉन्ड था पगला, ये लाइन नहीं था बॉन्ड था, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो ना स्ट्रेट लाइन से। चलो तो मान लो हम लोग हमेशा बीच में सिलिकॉन को रखेंगे, ग्रुप 14 एलिमेंट, तो यहाँ भी सिलिकॉन भर दिया, सिलिकॉन सिलिकॉन एक जगह। बस देखो हम लोग क्या पढ़े हैं कि एन टाइप में ग्रुप 14 को ग्रुप 15 के साथ डोप करते हैं, मतलब सिलिकॉन को ना तो या तो नाइट्रोजन या तो फॉस्फोरस के साथ हम लोग डोप कर देंगे। तो बस एक जगह क्या करना, बीच में फॉस्फोरस डाल देना, बाकी सब जगह सिलिकॉन। चलो एक ही डालने से डोपिंग तो हो गया। अब देखो सिलिकॉन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता तो एक इधर दोगा एक इधर देगा, ठीक है। ये सिलिकॉन, अब ये सिलिकॉन का एक इधर और ये सिलिकॉन का एक इधर, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ अरे 4 होता है ना, देखो सिलिकॉन के बाहर 4 होता है, तो ये सिलिकॉन एक देगा, चलो ये सिलिकॉन एक देगा, दे दिया। ये वाला फॉस्फोरस बाद में देखा जाएगा। तो हर एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये समझ लो ना बचपन में। अभी ये छोटा छोटा चीज़ तो बताने की ज़रूरत है नहीं, एक लाइन में 2 होता है, क्यों पढ़ा नहीं है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 10 में ही तो पढ़ाया मैंने, है ना। तो समझ लो कि जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। रेड से इलेक्ट्रॉन दिखाते तो दिखेगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के केस में क्या हो जाता है, देखो फॉस्फोरस के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होता, पढ़े ना। सिलिकॉन के बाहर में 4, और क्योंकि ये 15 है तो 5, तो देखो 2 इधर हुआ, हाँ ठीक है सर, और 2 इधर हुआ, हाँ सर 4, 2 इधर हुआ, हाँ सर 6, 2 इधर हुआ 8। इसका 8 ऑक्टेट तो पूरा हो गया, जिसमें से 4 सिलिकॉन का था और 4 फॉस्फोरस का था। लेकिन फॉस्फोरस के बाहर में तो 5 होता है, क्या होता है 5, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसका वो आ जाएगा यहाँ पर लेटिस पॉइंट में। तो यही दिखा रहा तुमको, देखो एक ये सिलिकॉन का एक एटम है, इलेक्ट्रॉन है, ये फॉस्फोरस का एक है, ये सिलिकॉन का, ये कोवलेंट बना रहा तो दोनों शेयरिंग कर रहा, सिलिकॉन का एक, तो ये 1 2 3 4 ही हुआ ना, 1 2 3 और 1 4। अब ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो ये जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकांश है। अच्छा पी टाइप कैसे बनाओगे, तुम यहाँ पी के जगह क्या डाल दोगे, पी के जगह तुम डाल देना अल्मोनियम। क्या डाल देना, अल्मोनियम। तुम 3 उसके पास बाहर होता है ना, तो सिलिकॉन का तुम पहले 4 डाल देना, ये सिलिकॉन 4 डाल दिया। अल्मोनियम का 3 में एक ऐसे कर देना, एक ऐसे कर देना, एक में तुम खाली छोड़ देना और फिर एक ऐसे कर देना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और एक में होल रह जाएगा, ठीक है। बस यही उसका पिक्चर हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग का होमवर्क है ये पिक्चर बना करके आप दिखाइएगा, ठीक है। तो ड्रॉ द टास्क 1, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, आज का ये पहला टास्क है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। 5 प्रकार के सॉलिड होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल गुण के हिसाब से 3 प्रकार के, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से 5 प्रकार के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। देखते हैं पांचों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेड कलर से किया हुआ, मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बोर्ड्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है कैसा है। तो चलो देखते हैं, है ना। पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पांचों। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं,
जिसके वैसा कोई भी सॉलिड जिसके बाहर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको डाईमैग्नेटिक। सिंपल भाषा में कोई भी सॉलिड, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मेटल जिसके बाहर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, जिसमें नहीं है वो डाईमैग्नेटिक। तो याद रख लो, दीज सब्सटेंसेज हैव वन और मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। तो लोन पेयर है तो ये हमेशा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि लोन पेयर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस चार्ज आ गया, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो ये अट्रैक्ट होगा, लेकिन वीकली होता है। तो दो सब्सटेंसेज विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज पैरामैग्नेटिक। दीज सब्सटेंसेज हैव वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पहला वीकली अट्रैक्ट तो होता है, आकर्षित होता है, लेकिन कमज़ोर तरीके से। दूसरा लोन पेयर होता है। तीसरा, जब तक, जैसे मान लो ये कोई हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिए, जब तक चुंबक है, ये मैग्नेट है गोल प्रकार, गोल का, ठीक है, जब तक मैग्नेट फील्ड है तब तक ये मैग्नेट, ये भी मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे दूसरा मैग्नेट को हटा देंगे बाहर वाला, वैसे ये मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगा। तो वही बोल रहा है, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर एग्जाम्पल याद कर लो, कोई भी ऐसा कंपाउंड या मेटल या कुछ भी चीज़ जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन O2, देखो हम ऑक्सीजन कहीं बताते, ऑक्सीजन का 8 होता है, क्या होता है, 2 और 8, तो 2 और 8 बनता है, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6 बनेगा। तो 6 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो एग्जांपल याद रख लेना, O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस क्रोमियम 3 प्लस 3 प्लस, ये सब कैसे क्यों किया गया, देखो आयरन का होता है 26, क्या होता है 26, तो जब तुम लोग बचपन वाला करोगे क्लास 11th वाला, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 26 के लिए, ठीक है। अब उसमें से 3 क्या हो गया, हट गया, तो 26 में 3 हट गया, तो कैसे हटेगा, सबसे पहले 4s से 2 हटेगा, तो ये 2 खत्म हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो 3d6 का क्या बन जाएगा, 3d5। अब 3d5 का जब पिक्चर हम लोग बनाएंगे तो d में 5 होता है घर, 1 2 3 4 5, तो 5 है ना, तो क्या इस तरीके से पहले 5 स्ट्रेट में भरते हैं, उसके बाद जब बचता है तब भरते हैं। तो देखो सब अकेला, सब बैचलर है, किसी का इस तरीके से पेयरिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, वीकली अट्रैक्ट होता है, और जैसे ही मैग्नेट हटा दो उनका भी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। एग्जांपल O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस क्रोमियम 3 प्लस। डाई मैग्नेटिक, ये वीकली अट्रैक्ट होता है तो ये वीकली रिपेल होगा, दूर भागेगा, ठीक है। वो ये आकर्षित होता है, ये विकर्षित होता है, दूर भागता है। क्यों दूर भागता है, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन का जरूरत नहीं है, ये पहले से ही शादीशुदा है, ये बैचलर था, लोन पेयर था, ये पूरी तरीके से मैरिज है, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर पहले से ही ये पेयरिंग में है। H2O, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो न्यूट्रल है, जैसे NaCl हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये याद रखना, इसमें कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं दिख रहा, मतलब ये पूरी तरीके से सेटल्ड है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं बाबू लोग, पैरामैग्नेटिक में बच्चे लोग वीकली अट्रैक्ट होता था, डाई मैग्नेटिक में वीकली रिपेल्ड होता था। फेरो है, फेरो का मतलब आयरन, और आयरन बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से। तो दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली, बस वीकली की जगह क्या लगा दो, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो चीज़ लोहा से, जो चीज़ चुंबक से अट्रैक्ट होता है, लोहा, तांबा, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सारा डोमेन एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। डोमेन किसको बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का साइन बनाते हैं इसी को हम लोग मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं। तो इसका सारा का साइन एक ही तरफ रहता है फेरोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म कैसे पहचानते हैं, तो जैसे इसमें चेकिंग है डाईमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। तो मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हो तो कैसे पता करेंगे, देखो इसका दोनों शादीशुदा है, बैचलर नहीं है, पेयरिंग किया हुआ तो ये डाईमैग्नेटिज्म है, अकेला है तो पैरामैग्नेटिज्म है। सबसे बाहर वाला देखना है, इसका सबसे बाहर वाला अकेला है तो पैरामैग्नेटिज्म, इसका सबसे बाहर वाला पेयर में है तो डाईमैग्नेटिज्म, इसका जो सबसे बाहर वाला दोनों वो अकेला है मतलब पैरामैग्नेटिज्म। क्लियरली हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब, फेरो का मतलब होता था जो कि चुंबक से अट्रैक्ट हो, एंटी का मतलब ना हो, ठीक है। तो दो substances whose magnetic domains are oppositively oriented,
हम इसको बताएं ना, इसको मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं। तो वैसा सॉलिड जिसका मैग्नेटिक डोमेन ऑपोजिट होता है, जितना मतलब ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, कट छट के क्या हो जाएगा, जीरो। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिक डोमेन्स ऑपोजिटिवली ओरिएंटेड होता है, ओरिएंटेशन माने डायरेक्शन, और एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फेरो। तो देखो ये वाला बी वाला एंटी फेरो है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। फेरी मैग्नेटिज्म को इसको बोलते हैं दो सब्सटेंसेस हुज मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड बोथ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। मतलब अभी तक हम समझाएं तो पैरामैग्नेटिक किसको बोलते थे, जिसमें लोन पेयर होता था। डाईमैग्नेटिक किसको बोलते थे, जिसमें लोन पेयर नहीं होता था। फेरोमैग्नेटिज्म किसको बोलते थे, जो लोहा से बहुत चुंबक से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता था, उसका सब का साइन ऊपर की तरफ होता था। एंटी फेरो किसको बोलते हैं, जिसमें जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, ठीक है। फेरी मैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, जिसमें ऊपर वाला ज़्यादा होता है और नीचे वाला कम होता है। ऊपर वाला ज़्यादा मतलब ऊपर वाला मान लो 3 बना लिया, ठीक है, तो ऊपर वाला 1 2 3 है और नीचे वाला डोमेन 2 है, तो उसको फेरी मैग्नेटिज्म मतलब अनइक्वल होता है, ठीक है। तो दो सब्सटेंसेज हुज मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड बोथ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बट अनइक्वल इन नंबर। इसको पैरेलल बोलते हैं, इसको एंटी पैरेलल। तो वैसा सब्सटेंस जिसका मैग्नेटिक डोमेन पैरेलल भी है और एंटी पैरेलल भी है, लेकिन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, उसको हम लोग फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। सबका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक जिसमें प्लस माइनस लग गया और ऑक्सीजन तो याद ही है। डाईमैग्नेटिज्म में वाटर, बेंजीन और NaCl। फेरी मैग्नेटिज्म जो बहुत ज़्यादा चुंबक से अट्रैक्ट होता है, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये याद रख लेना, ये चूंकि इकलौता एग्जाम्पल है आपका जो बुक में दिया हो, इसलिए ये पूछा भी गया है CBSE में 2016 में 1 मार्कर में, कि MnO सोज विच टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो किस प्रकार का दिखता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये जो DAB ढोरी का बैच है उसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट 1 में भी पूछा गया था कि MnO किस प्रकार का दिखाता है, तो वो आपको दिखाता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म थोड़ा कम, देखो ज़्यादा अट्रैक्ट तो होगा ही होगा चुंबक से, बस थोड़ा कम होगा, है ना। तो क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन 2 ठो कैंसिल हो जाएगा तो कम ही दिखाएगा, है ना। तो बस ये याद रखना कि अनइक्वल होता है। एग्जाम्पल याद रख लेना, Fe3O4 मैग्नेटाइट। तुमको फॉर्मूला बिल्कुल याद रखने, नाम बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, Fe3O4 याद रख लेना, ठीक है। जहाँ भी FeO का कुछ भी दे दिया, जैसे Fe3O4, Fe2O3, ये सब फेरी मैग्नेटिज्म होता है। तो हम लोग का टोटल जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो खत्म हो गया। आज का आपका होमवर्क है, ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। जैसे 1.19 में क्या बोल रहा है, सारा थ्योरी में आपको बता दिया गया। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज जब सॉलिड को हिट करते हैं। जब भी सॉलिड को हिट करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट होता है। कौन सा प्रॉपर्टी से असर आता है, वैकेंसी डिफेक्ट के कारण डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सेकंड में हो जाएगा इट्स डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। फिर आपको बताया गया है कि ZNS कौन सा प्रकार का डिफेक्ट दिखाता है आपको, फ्रैंकल। AGBR कौन सा दिखाता है आपको बताया गया था, AGBR जो है वो दिखाता है दोनों, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट। एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयोनिक कंपाउंड व्हेन कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी इज एडेड। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का पूछ रहा है इसमें एग्जाम्पल, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड्स विद एनायनिक वैकेंसी ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप कलर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। बच्चा जो तुम्हारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट था ड्यू टू एनायन वैकेंसी, वो पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट बताया वो लिख दो, वही पूछ रहा है ना। कलर डेवलप करता है एप सेंटर के कारण। 23 में क्या बोल रहा है, ग्रुप 14 एलिमेंट को जब हम लोग N टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो किस ग्रुप के साथ ऐड करेंगे, तो ग्रुप 15 के साथ ऐड करेंगे तो N टाइप बनेगा। नेक्स्ट बोल रहा है किस प्रकार का सब्सटेंस जो है बहुत बढ़िया चुंबक बनाएगा, फेरोमैग्नेटिक की फेरी। तो फेरो में हमको पता है कि सारा एक ही तरफ का डायरेक्शन होता था, तो ये बढ़िया चुंबक बनाएगा। आयरन कोबाल्ट निकल होता था, फेरी में ऊपर में 3 होता था, नीचे 2, मतलब कैंसिल हो जाता था, तो चुंबक तो बनाएगा लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि सारा मैग्नेटिक डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में होता है। तो आज का आपका होमवर्क है ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। उसके बाद ये DPP नंबर 1 है होमवर्क, ये पूरा NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.1 से लेकर के 1.10 तक सब आप लोग को बना करके होमवर्क में दिखाना है, ठीक है। होमवर्क बनाइए, PDF बनाइए, व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिए, चेक करके बता देंगे। जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी दिक्कतों है उसको हम लोग ख़त्म कर सके। तो आज हम लोग का सॉलिड स्टेट ख़त्म हो गया, कल से हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर 2 केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे, ठीक है। ओके फाइन।